एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम अक्ल था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धिमान है। उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों न मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी ही सिखा देता हूँ। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवानी शुरू कर दी। उसे बहुत अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के बड़े पुत्रों का विवाह हो गया तो तीन पुत्रों की जो स्त्रियां थी वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। वे मन में सोचने लगी कि ये छोटे वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरा दिन पड़ा रहता है, खाता रहता है, और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यह सोचकर किसान की तीनों बहुओं से अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यह सोचकर उस किसान ने किसी प्रकार अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न करा दिया। संयोग से उस पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। अब छोटे पुत्र का विवाह होने के बाद किसान ने अपने 4 पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। अब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान ने 3 बड़े बेटे जो काफ़ी बुद्धिमान थे, वे तीनों तो अच्छी तरह से कमाने खाने लगे, परंतु छोटा बेटा जो पहलवान था उसका तो सिर्फ एक ही काम था, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना, जिस कारण बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे दिन रात लड़ने झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें खाने को भी अच्छा चाहिए। इस तरह से हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी काफ़ी बुद्धिमान थी, इसलिए उसने सोच विचार कर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ, राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम भी नहीं जानता, केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और भोजन कर सकता हूँ, इसके अलावा और कोई काम तो मुझे आता भी नहीं है। तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और किसी प्रकार अगर मिल भी गई तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे $1,00,000 की नौकरी चाहिए, और यह बिल्कुल भी मत बताना कि मुझे कुछ नहीं आता। पहलवान की पत्नी को समझा बुझाकर महाराज के पास भेज दिया। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा
पहलवान जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। महाराज ने उसे देखकर उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो वह कहने लगा, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप यह बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या काम कर सकते हो। तब पहलवान कहता कि महाराज ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई न कर सके वह काम मैं करूँगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका का वेतन लूँगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा 1,00,000 टकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा, देखो तो जरा हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी 1,00,000 टकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा ने मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने भी 1,00,000 टकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगे कि महाराज आपके पिता ने 1,00,000 टकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ 1,00,000 टकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को 1,00,000 टकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक आप हमारे अतिथि गृह में रह सकते हो। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन पाने लगा। अब वह प्रतिदिन पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता गया। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए, इसलिए अपने घर हो आओ और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराजा और मंत्री वापस चले गए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। राजा बोला कि मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा कि महाराज मुझे कुछ समय दो, मैं कोई न कोई उपाय सोचकर आपको बताता हूँ। राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ जाती है। तब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिला। मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। जब वह अपने षड्यंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला कि वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं 500 स्वर्ण मुद्रा की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वह बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा।
मंत्री बोला कि वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो उन्हें कहीं भी उपलब्ध ना हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। अब मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहा कि महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं। मैं इन्हें बहुत दूर से बुलाकर लाया हूँ। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजमाता के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा कि महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्या वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा कि राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? फिर वैद्य बोला कि महाराज, वह वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हुर बिल्ला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती है। 4 हुर बिल्ला को मंगवाकर आप उनका तेल निकलवाए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाए तो राजमाता बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि हमें अवश्य ही उस हुर बिल्ला जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने कहा कि वह कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, महाराज, हुर बिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करें। हम अभी दरबार जाकर किसी को हुर बिल्ला लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा योद्धा है जो हुर बिल्ला नाम के जानवर को ला सकता है। यह बात सुनकर कुछ समझकर व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, यह हुर बिल्ला क्या होता है? हमने आज तक तो यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा कि यह एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हुर बिल्ला की राजा बात कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हुर बिल्ला जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगे कि महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना यह हुर बिल्ला उसी से मंगवाया जाए। आप उससे बुलाकर उससे कहे कि वह 1 महीने के अंदर हुर बिल्ला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महाराज, अगर पहलवान हुर बिल्ला लेने जाएगा तो कभी लौटकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हुर बिल्ला नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। महाराज ने पूछा, क्या मतलब? तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे सारे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिए। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला। हम कल ही उस पहलवान को हुर बिल्ला लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को दरबार में बुला लिया। पहलवान के दरबार में आते ही राजा कहने लगे कि हे पहलवान, तुम काफ़ी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई भी काम नहीं किया।
अब तुम्हारे लिए एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला कि आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूँगा। तब महाराज कहता है कि हमें 4 हुरबिल्ला जानवरों की ज़रूरत है। उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सकती है। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह हुरबिल्ला क्या होता है। राजा ने कहा कि हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफ़ी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। यदि आप 1 महीने में 4 हुरबिल्ला नहीं ले पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और महाराज का आदेश पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल देता। रास्ते में वह सोचता कि हमने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, ना ही कभी देखा। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो, इसलिए हुरबिल्ला को ढूंढने से पहले मुझे अपने पत्नी से मिल लेना चाहिए। अब तो इस समस्या का कोई न कोई हल बता ही सकती है। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसके मन में विचार आया कि ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं है, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली कि ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हुरबिल्ला मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं पर रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हुरबिल्ला मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो जाता और अपने ससुराल चला जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। इधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले से समझते हुए अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया और उसके ऊपर कच्चे धागों से चारपाई बुनकर उसके ऊपर डाल दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से मखमली बिस्तर लगा दिए। उधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका, पहलवान के घर चलकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। पहलवान के दरवाजा पर पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज़ लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह कहने लगी, महाराज आप इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी आपके साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा कि हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी कितनी खूबसूरत होती जिंदगी। राजा के मुंह से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हो। पहलवान भी किसी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी और उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आई। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट जाती है
और राजा सीधे उस कुएं में गिर जाता है और उसको बहुत चोटें आ जाती है। महाराज ने के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और कहती है कि महाराज, आप इस कुएं के अंदर ही अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगा कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर गया और उधर पहलवान बड़े आराम से अपने ससुराल में रहकर समय गुजार रहा था। अब 3-4 दिन हो गए और राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री जी पहलवान के घर की ओर चल दिया। मंत्री पहलवान के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई और बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री भी खड़े थे। वह बोली कि कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री जी कहने लगा कि मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ रह रहे हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली कि वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचता है कि अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। यह सोचकर मंत्री जी कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको बता दूँ कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महल में लेकर चलूँगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री जी के इरादों को समझ गई। उसके फिर से दिमाग से काम किया और कहने लगी कि आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर मंत्री को बैठने को कहा जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह एकदम से कुएं के अंदर पड़ा और सीधा राजा के ऊपर जा गिरा। मंत्री को देखा, राजा देखकर कहने लगा, मंत्री जी तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी को खुशामद में आया हूँ। तब अब तुम भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने के बाद राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री जी पहलवान के घर गया है, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर चल दिया। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुँचता तो पहलवान की पत्नी के सुंदर रूप को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है और पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले गई और उसे खाट पर बिठाया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया जहाँ राजा मंत्री पहले से पड़े हुए थे। तब जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो वो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यही हैं, मैं आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो इसी में। यह सोचने लगे कि कहाँ फंस गए हैं। वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चल कर देखता हूँ महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट कर ही नहीं आ पाता, ना जाने ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, मैं भी चल कर देखता हूँ। यही विचार
करके कोतवाल भी पहलवान के घर चला जाता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहाँ राजा, मंत्री और सेनापति पहले से विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा कि राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा बोला कि वही कर रहा हूँ जो आपके यहाँ करने आए हो। अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा खराब हो गया था तो किसी की आंख। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन व पानी उन लोगों तक पहुंचा दिया करती थी ताकि वे लोग जीवित रहे। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लग गए। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी प्रकार पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगकर यहाँ से बाहर निकला जाए। बाद में हम इसके लिए सजा अवश्य देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज़ लगाई और माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी अगर इनको यहाँ से जाने दिया तो ये लोग अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीवन मुश्किल कर देंगे। इसलिए उसने अपने मन में नई योजना बनाई और महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपके लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और राजमहल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज व उसके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और कीजिए। तीसरे दिन हम आपको राजमहल तक स्वयं भिजवा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने बच्चों और जेठ के बच्चों को आदेश दिया कि आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करें। चिड़िया, कबूतर, मोर और समस्त पक्षियों से ज़्यादा पंख लेकर आओ। एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके और उसके तीनों जेठों के पुत्र छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2-3 दिन में वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने और जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया। उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब वह पतला पड़ गया तो उस पंख रख दिए। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर कर रख दिया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों व सभी बच्चों में 10 से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर उससे सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला। महाराज ने कहा कि आप उस कढ़ाई में भरे दरवे में डुबकी लगाओ। उसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल से भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल के वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख ही पंख चिपक गए। इस प्रकार एक एक करके चारों ओर कुएं से निकले और तारकोल में स्नान करके उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटा दिया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले ही काले हो गए थे। अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे। इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण वह कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर राजमहल तक पहुँच जाए तो
उस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को वापस बुला लिया। पहलवान जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने 4 हुरबिल्ला जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हुरबिल्ला अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने देखा, कमरे में बड़े ही विचित्र प्रकार के चार जानवर बैठे थे। वे देखने में तो इंसान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर काला और पूरे शरीर पर तरह तरह के रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। उन 4 प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहलवान की पत्नी बोली कि आप उन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। जैसे ही वह बड़े सीधे साधे चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उनकी पिटाई कर एक मोटा डंडा भी ले जाना। पहलवान प्रसन्न होकर चारों के गले में रस्सी फंदा डालकर उन्हें राजमहल की ओर चल दिया और अपने हाथ में मोटा सा डंडा लेता है। बेचारा पहले से ही लूले लंगड़े हो गए थे और उनकी हालत भी खराब थी, और ऊपर से पहलवान ने डंडा खाने का भी डर था, इसलिए वे चारों चुपचाप राजमहल की ओर चल देते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान उन्हें लेकर राजमहल पहुंचा। तब तक शाम हो गई थी। पहलवान सोचने लगा कि अब तो शाम हो गई है, महाराज वे अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसलिए कल सुबह ही उन्हें महाराज के सामने पेश करूंगा। यही सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता और स्वयं जाकर सो जाता। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे। यदि सुबह पहलवान ने उन्हें दरबार में पेश कर दिया तो फिर महारानी हमारा तेल निकलवा लेंगी, क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक करने की शीघ्रता है। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा लेंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि किसी तरह हम पहचाने गए तो संपूर्ण नगर में हमारी हंसी हो जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहने लगा कि इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग हमारे सैन्य कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने सैन्य कक्ष में पहुंच जाता है। राजा ने महल में जाकर ये आवाज़ लगाई और महल में से जब रानी निकल कर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई। क्योंकि राजा का तो वह विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज़ सुनकर नौकर, चाकर, दासी तो सैनिक इकट्ठे हो गए। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। वे कहने लगे, मारो मारो, जाने कौन सा जानवर घुस गया है। राजा चिल्लाकर कहने लगा, मुझे मारो, मैं महाराज हूँ, मत मारो, मैं महाराज हूँ। लेकिन वहाँ राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज़ रानी पहचान लेती है। तब रानी ने सभी दासियों को कमरे से बाहर निकाल कर राजा से पूछा कि यदि आप महाराज हैं तो फिर आपके साथ ये क्या हुआ, आपने क्या हुलिया बना रखा है। तब राजा बोला कि पहले शांत हो जाओ, चुपचाप मुझे स्नानघर में ले जाओ, थोड़ी सी मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो, मुझे जल्दी से जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया और राजा अपने वास्तविक रूप में आ गया। राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले उस कोठरी को जाता है जिसमें उसने रात को चारों हुरबिलाओं को कैद किया था। जैसे पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाओं में से एक हुरबिलाव गायब है। 3 ही हुरबिला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर
उन तीनों को मारने लगा। पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया। तीनों कहने लगा, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि महाराज 3 हूर बिला देखेंगे तो मैं फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है, तुम कह देना कि हमें सब पता है। ज़्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। जब राजा समझ जाएगा कि वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न हो जाता है। उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरा दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे और सोचने लगे, तो ये तो बहुत ही विचित्र जानवर है, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हुरबिलाओं को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 बिल्ला मंगवाए हैं, यह तो 3 ही है, एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा कि महाराज, ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल तो खोल दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले गया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते ही उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वापस आ गए और दरबार की कार्रवाई में स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करते हैं तो भी यह बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में फैल भी सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना पड़ेगा। इस तरह उन्होंने पहलवान से कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा की यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य है कि दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो उसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि यह 4 लोग हमेशा दूसरों की स्त्री धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए उन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1 तो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। नंबर 2, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। नंबर 3, जो धर्म से अज्ञानी हो। नंबर 4, जिनका मन चंचल हो। थैंक यू।